हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है कंटिन्यू, आप कंटिन्यू देख भी रहे होंगे आशा करते हैं। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हों, चैनल पर नए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी वीडियो हो तुरंत आप तक पहुँचे। दोस्तों, आइए पहले ले चलते हैं। 5-5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। ठीक है। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा और लेखपाल के लिए परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखते रहिएगा, बने रहिएगा। आइए चलते हैं एक बार फिर से पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो है पहला क्वेश्चन है, विजयनगर एवं गोलकुंडा की युद्ध के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का प्रतिद्वंदी कौन था। तो जो विजयनगर एवं गोलकुंडा के का युद्ध हुआ था के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का प्रतिद्वंदी कौन था, मतलब कृष्णदेव राय का युद्ध किसके साथ हुआ था। प्रतिद्वंदी मतलब विपक्ष वाली टीम कौन सी थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। जो विपक्ष में लड़ाई लड़ रहा था वो कुली कुतुब शाह था। दोस्तों, बताना है कि ये वाला युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो जो है ये जो विजयनगर एवं गोलकुंडा का युद्ध है, ये दोस्तों 1509 से 1529 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 1509 से 1529 ईस्वी तक हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कुली कुतुब शाह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि कब से कब तक चला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञानयुग, कर्मयुग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी। तो वो कौन से समाज सुधारक हैं जिन्होंने ये तीनों किताबें लिखी हैं, ज्ञानयुग, कर्मयुग और राजयोग। तो वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने ज्ञानयुग, कर्मयुग और राजयोग तीनों पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहते थे। ठीक है, तो कभी ये सेंटेंस आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद को किसने आध्यात्मिक पिता कहा था, तो ध्यान रखिएगा कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, और जो है इनके बारे में एक और जो बात है वो जो है दोस्तों कि 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत के ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था वो 1893, उसमें स्वामी जी विवेकानंद गए पहुँचे थे। ठीक है, और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जो उनके गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए कब 1857 में जो है उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो 1897 डेट याद रखिएगा। और जो है विवेकानंद को व्यावहारिक वेदांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन बेमेल है, बताना है कि इसमें कौन सा बेमेल है, मतलब कौन सा गलत है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो ये जो है दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में नहीं हुई थी। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में, कब 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ की थी, लंदन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये वाला सुमेलित नहीं है और राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, ये वाले सही है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी बेमेल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक कार्यरत नहीं था, बताना है। निम्न में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक कार्यरत नहीं था।
तो कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है वो शामिल नहीं थी, ठीक है, कार्यरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी की जिसकी स्थापना 1833 में हुई थी, लेकिन 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में इसका विलय हो गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक कार्यरत नहीं थी। ऑप्शन डी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इस निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो जो आधुनिक कंप्यूटर हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने पानी में, क्योंकि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। देखिए दोस्तों, जो भाप होती है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, इसी की वजह से उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप में अधिक हाथ जल जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि भाप से उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसी ताप पर 536 कैलोरी ग्राम ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। 536 कैलोरी ग्राम ऊष्मा अधिक होती है। यही कारण है कि जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण हाथ अधिक जलता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने से क्या होगा? देख लिए वो ऑप्शन, देखिए आप लोग। अंतराणु दूरी में कमी, इसके द्रव्यमान में वृद्धि, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, लास्ट ऑप्शन देखिए, इसके दाब में कमी। बताना इसका राइट क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है? मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है क्योंकि अधिक आर्द्र और गर्मी में शरीर में निकलता हुआ पसीना आर्द्र हवा के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है, फलतः परेशानी अनुभव होती है, ठीक है। तो जो है जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन होती है, कौन सा मतलब बताना है कि खनिज आवश्यक है। तो जो सोडियम है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला आवश्यक खनिज है, ठीक है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम का अच्छा स्रोत हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो ये चीज़ें हैं मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां, ये पोटेशियम का अच्छा स्रोत हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है। बताना है कि जो प्रोटीन हेमोग्लोबिन है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। रक्त में शर्करा स्तर को बनाए रखना, रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में, रोगों के प्रतिरोध के लिए प्रतिरक्षी पदार्थ बनाना, या जैविक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवाणु की विशेषता है? बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। यह एक कोशिकीय होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु होता है यह एक प्रकार का कोशिकीय होता है, ठीक है।
और जो है यह मिट्टी, अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ तथा जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाया जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देखते रहिएगा। 32 बिट रजिस्टर द्वारा कितने विभिन्न मानों को भंडारित किया जाता है? 32/2, 32 स्क्वायर, 2 का 33 स्क्वायर, 2 इंटू 32। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 की पावर 32। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी है दोस्तों, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। जो है दोस्तों, नौटंकी उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश की नाट्य कला और नृत्य शैली है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश की नाट्य कला और नृत्य शैली भी है। राजस्थान की मुस्तर बाई नौटंकी कला की पहली महिला कलाकार थी। कौन? मुस्तर बाई थी, वो नौटंकी कला की पहली महिला थी राजस्थान की। ध्यान रखिएगा राजस्थान के बारे में। यहाँ पर झूमर, धमाल, फाग, डाप, खोर, जागोर इत्यादि हरियाणा का लोक नृत्य है। कहाँ का? ये सब लोक नृत्य हरियाणा के हैं। ठीक है, और जो है केरल की बारी आती है तो देख लेते हैं केरल का कौन सा है। कथकली, मोहिनीअट्टम आदि जो नृत्य हैं वो केरल के लोक नृत्य हैं। ध्यान रखिएगा। और जो जो ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, जबारा, मटकी, सालेलारकी, मंच इत्यादि जो लोक नृत्य हैं वो आपके मध्य प्रदेश में के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? बताना है। श्रीलंका, अमेरिका, इजराइल या इराक? तो जो हदास पार्टी है वो इजराइल की राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, और जो है लेबर पार्टी, लिकुडल पार्टी, सास पार्टी तथा इजराइल की राजनीतिक पार्टी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? कर राहत के बताना है। तो जो इंदिरा विकास पात्र है ये आपका कर राहत के दृष्टिकोण से भिन्न है। ठीक है, इंदिरा विकास पात्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी विनियामक संस्था कौन सी है? IRDA जो संस्था है, ठीक है, ये संस्था सबसे बड़ी विनियामक संस्था है। और जो IRDA की स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 19 अप्रैल 2000 ईस्वी में की गई थी। 19 अप्रैल 2000 ईस्वी में की गई थी। और जो IRDA का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, सेबी की स्थापना दोस्तों, सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का बालांगू एवं गुजरात का सरक्रिक के बीच समय का अंतर क्या होगा? तो जो है जो समय होगा अरुणाचल प्रदेश एवं बालांगू एवं गुजरात की सरक्रिक के लिए, तो ये 2 घंटे का समय अंतराल होगा। ठीक है, जो अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? बताना है कि जो अरब सागर में नदी गिरती है वो कौन सी है। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो ताप्ती है। ठीक है, ताप्ती भ्रंश घाटी से गुजरती है अथवा डेल्टा का निर्माण करती है। ताप्ती जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो सतपुरा श्रेणी के बैतूल में हुआ था। बैतूल से हुआ है। कहाँ से? उद्गम स्थल जो है सतपुरा श्रेणी के बैतूल में है। ठीक,
और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र रॉक तंत्र है वो आपका हो जाएगा धारबाड़। बी राइट आंसर है। आइए, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। उन्नतांश जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मकर संक्रांति के समय जो सूर्य की किरणें होती है लंबवत पड़ती हैं, अर्थात 90 डिग्री पर पड़ती हैं, और जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। 23.5 झुकी हुई है पृथ्वी अपने। ठीक है, तो जो है जब 90 डिग्री होगा ना तो 90 माइनस 23.5 कर देंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधित्व होते हैं? बी इज द करेक्ट आंसर 1/12। अनुच्छेद 171 के आधार पर विधान परिषद की संरचना उल्लिखित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक होते हैं 1/12 का चुनाव शिक्षक करता है। विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधित्व होते हैं? तो 1/12, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आर्टिकल जो है विधान परिषद का 171 के आधार पर विधान परिषद की संरचना का उल्लेख करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की? तो जो राज मन्नार आयोग था, ऑप्शन सी, राज मन्नार आयोग की सिफारिश पर अखिल भारतीय सेवा पद को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जा सकती है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जा सकती है तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 222। किसी भी न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 216 है। ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि 216 के आधार पर उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 217 देख लेते हैं। जो 217 है वो साफ शब्दों में कहता है कि 217 के आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। ठीक है, जो नियुक्ति पत्र है आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। आर्टिकल 226 देखते हैं। तो आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 226 के आधार पर उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण की रिट जारी करता है। क्या? जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण की रिट है ये उच्च न्यायालय 226 के तहत करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? बताना है। EPROM का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जो है निवासियों को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का जो पहला राज्य वो है राजस्थान। आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, और जो है सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।